वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट गाइड एंड आज जो सेशन हम कंटिन्यू करने वाले हैं वो एसटीईटी के क्वेश्चंस हैं। सो अभी तो आपके कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, एंट्रांसेस आने वाले, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट और भी आने वाले हैं। सो उसके लिए हम नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करने वाले कंसेप्ट वाइज प्रिपरेशन। दैट इज़ कंसेप्ट्स को मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी। इफ़ आप लोगों को कोई भी डाउट आता है या फिर आपके मन में कोई क्वेरीज आते हैं तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा, तो उस अकॉर्डिंग हम लोग नोट्स भी शेयरिंग करेंगे एंड आपको समझा भी देंगे। सो उसके बाद हम जो भी क्वेश्चंस आएगा रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट उसको भी अगेन सॉल्व करने वाले हैं। सो आज का जो कंसेप्ट सेशन है दैट इज़ एसटीईटी के जो रेस्ट क्वेश्चंस थे चाइल्ड डेवलपमेंट के सीडीपी के, उसको हम करेक्ट करने वाले हैं। दैट मीन्स उसके सल्यूशंस निकालने वाले हैं एंड उसको पढ़ने वाले हैं, रिमेंबर करने वाले हैं। सो उससे पहले और एक चीज़, मैंने प्रीवियसली एक वीडियो में बताया था, मेंशन किया था कि सीटीईटी के एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं, बट एप्लीकेशन फॉर्म उस दिन अनाउंसमेंट हुई थी कि निकलेगा बट नहीं निकला। सो अप्रोक्स अनाउंसमेंट फिर से हुई है, अप्रोक्सीमेशन दिया गया डेट के अकॉर्डिंग, दैट इज़ 20 सितंबर निकल सकता है। सो आप उस अकॉर्डिंग अटेंटिव रहिएगा, चेक करते रहिएगा एंड स्टे ट्यून्ड विद अस एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन भी लेते रहेंगे। प्लस जो भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मेरे से पॉसिबल हो सकता है मैं आपको बताते जाऊँगी। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन इज आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच टूल इज नॉट सीम्स टू बी एप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मेटिव असेसमेंट, सबमिटिव असेसमेंट। व्हाट इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट? फॉर्मेटिव मीन्स जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी के बिहेवियरल चेंजेस को जानने के लिए, एबिलिटी को जानने के लिए या फिर उसके आईक्यू लेवल को जानने के लिए जो डे टू डे लाइफ में टेस्ट होते हैं रिगार्डिंग टू द क्विज हो गया, डिस्कशन हो गया, जीडी हो गया या कन्वर्सेशन हो गया या फिर ओरल टेस्ट हो सकता है, कोई भी छोटा मोटा रिटन टेस्ट हो सकता है, वो सारे आ जाते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। सबमिटिव क्या है? व्हाट इज सबमिटिव? सबमिटिव दैट मीन्स अ सबमिशन, दैट इज सम ऑफ ऑल टोटल टेस्ट। सो कंटिन्यूसली हम टेस्ट लेते जाएंगे एंड उसका अगर टोटल करके एक ग्रेडिंग पॉइंट या सीजीपीए मार्किंग हम प्रेजेंट करते हैं ऑल ओवर उसके पर्सनालिटी के बेस्ट, देन वो होता है आपका सबमिटिव टेस्ट। यहाँ पे जो ऑप्शंस है, so first option is quizzes, then criterion, reference test, group discussion and conversation. So quizzes, group discussion and conversation ये appropriate होता है किसी के ability को जानने के लिए या knowledge को assume करने के लिए, but criterion reference test is not based on ability or different types of knowledge which they get from their different types of skills. So ये वैसा नहीं होता। Criterion दैट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स। सपोज आपने क्या लर्न किया, मैंने अभी आपका टेस्ट किया तो उसमें आपका जितना स्कोर्स आया उससे आपके पर्सनालिटी को हमने जज कर दिया। सो दिस इज नॉट द करेक्ट बिकॉज emotional, heredity and environment also influence our different types of IQ level. So we all together scores is not influenced by our emotion, scores is not based on our different type of IQ level or our personality. So score may be differ from your personality, so that criterion reference test is not flexible type of formative test or formative assessment. So answer is 16 का 2 आंसर, that is option 2 is correct one. 17 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। which of the following statement is not correct about continuous comprehensive evaluation of learner? So first of all we have mentioned that what is comprehensive continuous evaluation you know that evaluation means किसी को भी जज करना या evaluate करना या फिर उसके रिजल्ट आउट करना। Continuous and comprehensive means particularly these are one kind of approach, and these approach contain two types of things, continuous evaluation and comprehensive evaluation. The two terms combine together to form the CCE, that is continuous comprehensive evaluation. It is also one kind of examination to evolve or to test whether the person's ability is much more than their IQ level, or they scored according to their performance, or they scored according to their behavioral changes or not. So according to that, which of the following statement is correct? That is summative assessment is called formal assessment.
this answer is correct, this option is correct answer. So that summative assessment is called formal assessment हम बोल सकते हैं, because फॉर्मेटिव और फॉर्मल असेसमेंट में ऑफिशियली हम कुछ क्राइटेरिया के बेस में टेस्ट करते हैं, स्कोरिंग करते हैं. इफ देर इज सम लैकिंग देन अगेन वी पुट दैट पर्सन और इंडिविजुअल इनटू एन रेमेडियल टीचिंग प्रोसेस टू एक्वायर देयर एवरी ब्रांचेस ऑफ एबिलिटी. सो 17 का नंबर 1 ऑप्शन करेक्ट है. सो नेक्स्ट चलते हैं. ओके 18 number question, that is learning disability can be appropriately defined as. Learning disability can be appropriately defined as. So first of all, before going to the option, I have explained that learning disability. How mean that learning disability? That is, disability means we are not able to do something, right? Learning disability means we are not able to read something or learn something. So first of all, if you are mentally retarded, that means you are mentally ill. You are mentally ill and not able to do anything, right? मतलब हमें क्या आता है, थोड़ा भी कहीं पर अगर प्रॉब्लम लगता है तो हम बोलते हैं नहीं मेंटली रिटार्डेड है. सो रिटार्डेड का मीन्स होता है वी आर वीक इन दिस सब्जेक्ट और वी आर वीक इन लर्निंग, बट दैट मीन्स नॉट वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग. उसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं आ रहा, हमें करना आ रहा है, बट वी आर वेरी स्लो. बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्फंक्शन अगर कहीं पे मेंशन हो, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रिलेटेड टू योर ब्रेन, and central nervous system controls all the activities of your body by providing different types of nervous systems which carries different nerves and which provide different stimuli to conduct everything or conduct every skills. So नॉर्मली सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगर डिसफंक्शन हो जाए मीन्स फंक्शन लेस हो जाए, सो वी फेस सम लर्निंग डिसेबिलिटी. सो 18 का ऑप्शन 2 इज करेक्ट बिकॉज इट इज इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मीन्स विद इन योर बॉडी हो रहा है, एक्सट्रिंसिक मीन्स आउटसाइड से विजिबल होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक. तो आउटवर्डली आप कुछ शो करते हैं, दैट इज एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मीन्स आपकी बॉडी के विद इन हो रहा है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शन. सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट फैक्ट अबाउट द डेवलपमेंट. वी नो दैट डेवलपमेंट इज ए प्रोग्रेसिव चेंजेस, that is it includes all specific to general process. It is not predictable. It is a interaction of hereditary environment. So almost सारे आंसर आपको लगेंगे करेक्ट है. उसमें से ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट बिकॉज ये प्रेडिक्टेबल पैटर्न में नहीं हो सकता. किसी को आप एज्यूम नहीं कर सकते देख के इसका आईक्यू लेवल बहुत हाई होगा, या फिर कोई अगर स्पेक्स लगाते हैं तो उससे हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये पर्सन का आईक्यू लेवल बहुत हाई है, या फिर कोई अगर पर्सन बहुत साइलेंट रहता है दैट मीन्स वो नॉलेजियस होगा, ये भी करेक्ट नहीं है. सो उस अकॉर्डिंग प्रेडिक्टेबल पैटर्न इज रॉन्ग. उसके बाद क्या बताया गया, और 3 ऑप्शन आपके पास रहा. तो ये जो 3 ऑप्शन है उसमें से देखिए थर्ड ऑप्शन, ऑल इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर रेट ऑफ डेवलपमेंट. ऑब्वियस नॉट, बिकॉज सपोज मेरा आईक्यू लेवल थोड़ा सा नॉर्मल टाइप का है, तो मेरे कज़न का आईक्यू लेवल बहुत हाई है, सो हमारा रेट ऑफ डेवलपमेंट भी डिफर कर रहा है. सो रेट ऑफ डेवलपमेंट डिफर कर रहा है तो वी इंडिविजुअल्स आर फेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो ये ऑप्शन भी कट हो गया. अभी रहा बाकी 2 ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 2 दैट इज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट. ऑब्वियस इट इज़ ए इंट्रैक्शन मीन्स हेरिडिटरी मीन्स जीन, आपके जीन और क्रोमोसोम कैरेक्टर्स कैरी करते हैं. तो पेरेंट्स से कुछ चीज़ें आपके पास आ रही हैं, उसके साथ एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है. कहीं पे अगर आप रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर विद इन ए होम और विद इन ए बस स्टैंड और कहीं भी एनी स्पेस, अगर आप एनी स्पेस में आप एडजस्ट होना चाहते हैं तो एडेप्टिबिलिटी आप शो करते हैं. सो एडेप्टिबिलिटी इन्फ्लुएंस बहुत करता है, दैट मीन्स एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपके क्रोमोसोम्स को, एंड क्रोमोसोम्स कैरेक्टर कैरी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके इमोशंस में, आपके बिहेवियर में, आपके डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं. डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल. स्पेसिफिक टू जनरल ये कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता. सो अप्रोक्सीमेशन में हम अगर देखें कि 10% 15% ये करेक्ट है, अदरवाइज ये भी ऑप्शन रॉन्ग है. सो 19 का ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन. अगेन नेक्स्ट चलता है
Question number 20, that is characteristics of social constructivist approach of learning is dash. So first of all, what do you mean by social constructivist approach? First of all, approach means which having very specific objectives and aims to fulfill their achievement of an individual. Then social constructivist, that means we are live in a society, so we are definitely interacted with the society, and society construct our very much personality and various types of ability of the skills. So we learn from the society. So that is, we collaborated with the different persons and we get knowledge from that different persons or individuals. सो स्पेसिफिकली मोर अप्रोप्रिएट आंसर्स में चलिए, दैट इज ऑप्शंस देखिए, एम्फोसिस ऑन चाइल्ड्स कॉग्निशन फॉर लर्निंग। चाइल्ड्स कॉग्निशन के ऊपर अगर हम लोग स्पेशली फोर्स करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी नहीं आएगा। एम्फोसिस ऑन प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लर्निंग, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। एम्फोसिस ऑन एक्सपीरियंसेस फॉर लर्निंग, एक्सपीरियंस बेस्ट होता है, बट एक्सपीरियंस कहाँ से आप लर्न करते हैं? जब कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट पर्सन्स के साथ, इंडिविजुअल्स को फेस करते हैं, तभी होता है। सो एम्फोसिस ऑन कोलैबोरेशन विद अदर्स फॉर लर्निंग। सो 20 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। देन हम लोग 21 में चलते हैं। 21 में अभी आया, द टर्म इंक्लूजन मीन्स educating child with special need in regular classroom for dash. So inclusion, first of all तो मैं आपको एक ब्रीफ बताती हूँ, दैट इज इंक्लूजन मीन होता है इंक्लूड करना। सपोज आप यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस शो नहीं करेंगे या फिर डिफरेंसेस के बेसिस पे कोई भी टेस्ट नहीं करेंगे। सो इंक्लूजन मीन्स वी इंक्लूड ऑल, वी इंक्लूड ऑल। आरटी के अकॉर्डिंग इंक्लूजन एजुकेशन में सारे बच्चों को अलाउड किया जाता है, दैट मे बी बिलोंग टू any type of disability group or they may be a normal person. So we support all type of students in the classroom system, and they are coming for most of the time and they learn something, they learn for their different abilities, they grow their achievements and they get their job opportunities also in the future. So most of the time inclusion means होता है कि most of the time they include with the special need child and regular classroom session, in regular classroom session. So full time नहीं, most of the time यहाँ पे रहना है। full time inclusion में और एक भी क्राइटेरिया है कि हम full time नहीं जाना पड़ेगा। ये पेरेंट्स टू पेरेंट्स वेरी करता है कि पर्सन क्या चाहता है कि बच्चों को फुल टाइम के लिए दे या बच्चों को थोड़ा टाइम के लिए दे। सो यहाँ पे अगर मेनस्ट्रीमिंग और इंटीग्रेशन में आ गए देन यहाँ पे इश्यूज आएंगे, बट इंक्लूजन स्पेशली होता है कि नॉर्मल क्लासरूम सेशन में हम लोग सबको इंक्लूड करेंगे, दैट मीन्स हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो 21 क्वेश्चन का नंबर 2 ऑप्शन करेक्ट है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज अकॉर्डिंग टू चोम्स्की an innate capacity to acquire language is the result of our uniquely human biological inheritance is called dash. So normally language adaptation अकॉर्डिंग टू चोम्स्की, फर्स्ट बोल दूँ अकॉर्डिंग टू चोम्स्की, चोम्स्की ने आपके जो स्किनर्स हैं, स्किनर्स के जो थ्योरीज को उन्होंने क्या किया था कि कंडीशनिंग के थ्रू पॉसिबल होता है लर्निंग, बट कंडीशनिंग के थ्रू क्या होता है कि आप सपोज कोई लैंग्वेज को लर्न करना चाहते हैं तो वेदर वी यूज़ द स्पेसिफिक लैंग्वेज, नॉर्मल लैंग्वेज, और वेदर वी यूज़ द स्लैंग लैंग्वेज, दैट नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन. So spatially language acquisition is one type of device where we get all the information about the linguistic skill and we learn the linguistic principle and we know the differences between the slang language and the normal language, how we use them. Then next options are language adaptation degree, language acceptance design and language acquired domain. So these options are not correct. 22 का option 2 correct है. So 23 में चलते हैं, which of the following behavioral characteristics is not related to motivated behavior of the individual? I repeat once again, which of the following behavioral characteristics is not related to behavior of the individual? Behavior of the individual, motivated behavior of the individual, motivated behavior of the, first of all we have to go through the definition of motivation. Motivation is defined as where there is no
discrimination between the different thinking, different ability. Motivated persons are self independent. Motivated persons are sustained, directed, energized, but they are not separated. Motivated persons are not separated. Motivated persons are always having the capacity to do anything, having the ability to do anything. So in this question, the option 3, separated option, is not correct, because which of the following behavior characteristics is not related to the motivated behavior of the individual? That one is separated. So नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24. The highest level of learning in the hierarchy proposed by Gagne is dash. Gagne is dash. Here I mentioned the short form also. So Gagne is also a social constructivist and the educationist, which mentioned that according to the hierarchy means which describes all the lowest thing to highest thing or highest thing to lowest thing. So hierarchy is now here the hierarchy is learning hierarchy, and that hierarchy is from lower to higher. According to that, PRCDVC square, that is higher to lower, we move to the higher to lower. So यहाँ पे जो options है ना PRCDVC square, so ये short forms है. यहाँ पे 8 बेसिक टाइप्स ऑफ लर्निंग के हायरकीज के लेवल्स हैं. दैट लेवल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग. सो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग सबसे फर्स्ट है. सेकंड है आपका रूल लर्निंग. थर्ड में कंसेप्ट लर्निंग. फोर्थ में डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग. V for verbal learning, C for chaining, S for stimulus response learning, again as signal learning. So once again I repeat it: problem solving, rule learning, concept learning, discrimination learning, verbal association, chaining, stimulus response learning, signal learning. इतना ही है. सो इसमें आपको मिल गए 8 पॉइंट्स. इसमें अगर लोएस्ट पूछा, सबसे लोएस्ट है सिग्नल लर्निंग, सबसे हाईएस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग. सो 24 का ऑप्शन 1 इज करेक्ट. देन 25 में चलते हैं. 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसएडवांटेज चाइल्ड. एक डिसएडवांटेज चाइल्ड, डिसएडवांटेज मीन्स क्या है? एक डिसएडवांटेज चाइल्ड जहाँ पे उनको कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलता, वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते अपने अपॉर्चुनिटीज़ को, अपने एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को फेस करते, वो ग्रो नहीं कर पाते. नॉर्मली उनको पॉवर्टी में रहना पड़ता है, उनको खाना नहीं मिलता, प्रॉपर ग्रोथ नहीं मिलता है. सो ये जो पर्सनस है ना, बट इनके लिए वे बेसिक रूल्स एंड यूनिवर्सल राइट्स जो भी है वो पूरा कंप्लीटली सेम है सबके साथ. सो प्रोवाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसएडवांटेज चाइल्ड. बट ये सेम है, गवर्नमेंट ने बोला है सेम है, बट इनको कितना मिलता है, कितना ये एक्वायर करता है, ये 0% एक्वायर करता है. सो अगर अप्रोक्सीमेशन में 10% भी एक्वायर करते हैं तो उसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते. जब तक 50-60% ना हो तो हम उसको नॉर्मल ग्रुप में नॉर्मल पर्सन के साथ नहीं रख सकते. सो इसलिए ये ऑप्शन 25 का जो ऑप्शन नंबर 2 है, प्रोवाइड द बेसिक एंड यूनिवर्सल राइट, इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसएडवांटेज चाइल्ड. अभी 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं. ए चाइल्ड हु इज हाई एंड लो इन कैरेक्टरिस्टिक्स, एंजाइटी के बेस में हो, सोशेबिलिटी के बेस में हो, विल रिमेन सो एट लेटर एजेस. दिस स्टेटमेंट स्ट्रेसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटरी एनवायरनमेंट. सो ऑब्वियस है, आप बचपन में बहुत ही अच्छे थे, खुश मिजाज थे एंड बहुत ही अच्छे से घूमते फिरते थे, पढ़ाई करते थे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते थे. बट जैसे जैसे आप डेवलप करते गए, सोसाइटी के जो स्टेरियोटाइप्स है, सोसाइटी के जो थिंकिंग्स हैं, उसकी वजह से आप चेंज होते गए. सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट. ओनली अगर हेरिडिटरी है वो करेक्ट नहीं होगा, ओनली अगर एनवायरनमेंट लेके वो भी करेक्ट नहीं होगा. अगर ऑप्शन में हेरिडिटरी एनवायरनमेंट है, दोनों को मानना है. सपोज ऑप्शन में ओनली हेरिडिटरी है, बाकी ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे, दैन हेरिडिटरी को आप चूज कर सकते हैं. सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर द 26 नंबर क्वेश्चन. अभी 27 में चलते हैं. 27, the domain of development such as physical, cognitive, social, emotional
आर डेवलप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, कौन से प्रोसेस में ये डेवलप करता है। अच्छा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट मीन्स द कॉग्निटिव डोमेन में आएगा। सो कॉग्निटिव डोमेन में एक पॉइंट है दैट इज नॉलेज एक्वायर करना, एनालिसिस करना, ऑब्जर्व करना एंड डिफरेंट थिंग्स को एडेप्टेशन करना। सो यहाँ पे फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल ऑल टुगेदर डेवलपमेंट होता है दैट इज इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिकली। Okay, this is not distinctly or randomly or partially mentioned, it is integrated and holistically all development goes together. So 27 का option 4 is correct one. So 28 में चलते हैं अभी। According to Vygotsky, a range of tasks too difficult for the child to do alone but possible with the help of adults and more skilled peers is called dash. It is called zone of proximal development. ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वाइगोट्स्की की थ्योरी का एक मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहाँ पे बच्चा ग्रो कर रहा है। इफ वो नीड करता है कोई गाइड, एडल्ट्स के गाइड हो या फिर सेम एज के स्टूडेंट का गाइड हो, दैन एंड वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सक रहा है, दैन इट इज़ नोन एज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सो 28 का ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। सो 29 में चलते हैं। 29 नंबर, द नेचर ऑफ इमोशन करेक्टली डिपिक्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कहाँ पे बहुत अच्छे से डेपिक्ट करता है, दैट मीन्स एक्सप्रेस करता है। सम इमोशन हैज़ बिहेवियरल एस्पेक्ट, इमोशंस आर अ परमानेंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इमोशनल एक्सप्रेशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग, इमोशंस every emotion is accompanied by a feeling. So normally ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा बिकॉज एवरी इमोशन के पीछे फीलिंग्स रहता है, कोई बिहेवियरल एस्पेक्ट्स और ऑर्गेनिज्म का स्टेट और एक्सप्रेशन मेंशन नहीं करना पड़ता, फीलिंग्स रहता है। तो हम लास्ट क्वेश्चन में आ गए। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग में कौन सा स्टेप आप फॉलो नहीं करते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नॉर्मली हम लोग वेरियस टाइप्स के थिंग्स को फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक आइडेंटिफाइंग द इशू। फर्स्ट ऑफ ऑल आप थिंक करेगा जब भी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो तो एक डॉक्टर क्या थिंक करता है, उसके लिए तो कोई भी पेशेंट नया होता है तो वो जब एंटर करता है तो उसका इशू कहाँ पे है, इशू के बाद उसके हर एक इंटरेस्ट को अंडरस्टैंडिंग करना, लिस्ट करना हर एक पॉसिबल सॉल्यूशंस को और ऑप्शंस को चूज़ करना, दैन इवैल्यूएट करना ऑप्शन को कि उसमें से कौन सा सॉल्यूशन और ऑप्शन करेक्ट होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना या डॉक्यूमेंटिंग द एग्रीमेंट्स। लास्टली हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे एंड इवैल्यूएशन करेंगे। सो एक्यूमुलेशन डाटा आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक स्टेप है। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस दैट इज इवैल्यूएशन प्रोसेस में आता है। वेरिफिकेशन एंड मेकिंग जनरलाइजेशन ये भी इवैल्यूएशन टेक्निक में आता है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं। बट रेस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस इज नॉट द स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, सो नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप और प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर 30 नंबर क्वेश्चन। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कल से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन दूंगी डिफरेंट सब्जेक्ट कंसेप्ट के ऊपर, जो कि आपका कॉन्ट्रैक्चुअल जो अभी निकला है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड टीचिंग एग्जामिनेशन निकला है, उसके लिए अप्रोप्रिएट हो। वैसे CCE है, पॉलिसीज़ है, कमीशंस है। सो कमीशंस को ना कोई भी याद नहीं रखना चाहता तो मैं स्टोरी वाइज आपको बताऊंगी। सो स्टोरी वाइज हम लोग इन्फॉर्मेशन भी देंगे प्लस स्टोरीज बताएंगे, तो उससे आपको डेट मेंशन करना है, क्या क्या याद रखना है वो मैं बताते जाऊँगी। थैंक यू सो मच। लाइक करिए, कमेंट करिए इफ़ अच्छा लगा हो, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।